ओके। देखिए, आज हम चार्ज फ्रेमिंग पढ़ेंगे। चार्ज फ्रेमिंग के अंतर्गत या तो आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन है। या तो 20 में से 20 नंबर आएंगे, या फिर औरों से कम आएंगे। भाई, अगर आप परफॉर्मा पढ़ करके चार्ज फ्रेमिंग करते हो, तो कब परफॉर्मे में चार्ज फ्रेमिंग होता है, किस प्रकार से होगा। और जरूरी थोड़ी है कि भाई वो आपसे आईपीसी का ही चार्ज फ्रेम कराए। भाई, आईपीसी के अलावा वो आपसे एससी एसटी एक्ट का भी चार्ज फ्रेम करवा सकता है, पॉस्को का भी करवा सकता है। करवा सकता नहीं? तो और मॉर्निंग हो वाला सक कभी भी। अभी मैं क्लास ले लूं, फिर आप मेरे को पर्सनली डिस्कस कर लेना, है ना। स्पीकर बंद कर लीजिए। है ना। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें चार्ज फ्रेमिंग करना है और नंबर लाना है 20। 20 में से 18। भाई, कम से कम 18 और मैक्सिमम 20 में। आप ये चीज मान के चलो कि इस राजस्थान में अगर आप चार्ज फ्रेमिंग पढ़ के जा रहे हो या करके जा रहे हो, तो औरों से एक कदम आगे। भाई, औरों से क्या है, हम एक कदम आगे। अगर हम चार्ज फ्रेमिंग कर, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो लेक्चरर वगैरह को भी चेक करते हैं, तो वो हर चीज को देखेंगे कि चार्ज फ्रेमिंग कैसे है। आपसे पोस्को में भी करवा सकता है, और हो सकता है दो एक्ट का एक साथ करवा ले, कि एससी एसटी के साथ आईपीसी का चार्ज लगवा ले। भाई, आपसे जजमेंट तो करवा ही नहीं रहा ना। भाई, जजमेंट करवा रहा होता तब तो वो चार्ज वो लगवाता जो सिंपल होता। भाई, जो चार्ज कौन सा लगवाता, सिंपल होता। तो देखो, हम एक बेसिकली एक चार्ज देखते हैं। ठीक। बेसिकली एक चार्ज को पहले हम लिखते हैं, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखो, सबसे सपोज करो कि सबसे पहले सेक्शन 302 का चार्ज लगा। अब समझना, एक आरजेएस की प्रॉब्लम बताता हूं, उसी प्रॉब्लम पे हम चार्ज लगाते हैं। आरजेएस में जो क्वेश्चन आया है, देखो, आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन में सेक्शन भी आप ही को छांटना है कि कौन से सेक्शन का आपको चार्ज लगाना है। भाई, कौन से सेक्शन का आपको चार्ज लगाना है। सिंपल सा एक चार्ज हम डिसाइड करते हैं और वो देखते हैं। देखो, प्रॉब्लम पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उस पर चार्ज लगाएंगे। फिर चार्ज कितने प्रकार से लगता है, कितने टाइप का होता है, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज को समझते हैं। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम पे चार्ज बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते। तो देखो, सबसे पहला जो चार्ज था, प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक्स व्यक्ति है रामदास। ये एक्स व्यक्ति राम, ये सुबह 11 बजे, मॉर्निंग में 11 बजे हॉस्पिटल जा, कहाँ जा रहा था, अस्पताल जा रहा। और ये जो एक्स है, ये एक भामाशाह है। भामाशाह वो व्यक्ति होता है जो समाज में अच्छे कार्यों के लिए दान दे। अच्छे कार्य, है ना। हो सकता है कई लोग बुरे कार्यों को भी प्रमोट करते हैं, करते हैं कि नहीं। तो भाई, कुछ लोग शराब पिलाते हैं, पिलाते हैं कि नहीं पिलाते, कुछ नशा सिखाते हैं, कुछ बच्चों को गलत एक्टिविटियों में डालते हैं। तो पैसा तो वो भी खर्च कर ही रहे हैं कि नहीं। लेकिन भामाशाह वो व्यक्ति होता है जो अच्छे कार्यों के लिए पैसा खर्च करता। अब ये जब जा रहा था तो मार्केट में पहुंचा, तो उसे रास्ते में एक वाई मिली। और वाई एक शराबी व्यक्ति था, यानी
शराब का आदी था। इन्होंने रामदास को रोका और रोकने के बाद में उससे कहा कि भाई आप दुनिया को ध्यान देते हो, आप मेरे को भी थोड़ा सा दीजिए। नहीं, तो रामदास ने मना कर दिया कि मैं शराब के लिए पैसे नहीं देता, कि भाई मैं शराब के लिए पैसे नहीं देता। और सुबह सुबह इसका मूड खराब हो गया, तो इसके पास में चक्कू था, इसने रामदास पे चक्कू से वार किया। तो रामदास ने अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिसके कारण उसकी हाथ की नस कट गई। सर आपकी आवाज बहुत धीरे है, सर। आवाज कम आ रही है मेरे? जी हाँ सही है सर। नहीं सर, सही आ रही है हमें तो। आपके फोन प्रॉपर की आ रही है आवाज? सर। नहीं, इतना सिस्टम के बाद में भी आवाज कम आ रही है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? आप फोन की आवाज बढ़ाइए, है ना? फिर कहाँ थे हम? अब ये जो रामदास है, इसने मना कर दिया और उसने उस पे, तो उसने अपने आप को डिफेंस करने के लिए हाथ आगे किया, तो ये कट, ठीक, कटने के बाद में वो वहां से भाग गया। ठीक, भागने के बाद में एक ए व्यक्ति ने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई। ठीक, और एम्बुलेंस वाला जो बी व्यक्ति है, इस एक्स को अपनी एम्बुलेंस में बिठाया और लेकर चल दिया। अरे बात सुन, देखो, हाथ की नस कटी है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जब तक आपका बीपी, ब्लड का फ्लो चल रहा है, बीपी संतुलन में, आदमी नॉर्मली बात कर, जैसे जैसे ब्लड बह जाता है, बीपी की डाउन होना शुरू होती है, तब आदमी अनकॉन्शियस होना शुरू होता है। आगे बात समझ? अब वो एम्बुलेंस में उसके साथ बैठ के जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, उसने एम्बुलेंस वाले को सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को भाई व्यक्ति मिला, शराब मांगी, वो किया, मेरे को यहाँ पर काट दी। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ कि रास्ते में वो पंचर हो गई। अब पंचर के बाद में उसे ठीक किया, उसमें करीब 1.5 घंटा लग गया। और घटना कितने बजे की है? 11 बजे। और 2 बजे वो अस्पताल पहुंचे, और डॉक्टरों ने जाते ही कोई पुराना डायलॉग कि अगर 15 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता। वो कैसा 15 मिनट पहले तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, तो बचा हुआ है था। तो 15 मिनट पहले ले आते तो बच गया था। डॉक्टरों ने इसे क्या कर दिया? मृत घोषित कर दिया। आगे बात सुनिए, क्या कर दिया? मृत घोषित। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि पहली चीज तो ये बताइए कि अपराध क्या हुआ, अपराध किस चीज का हुआ, कौन सी धारा का हुआ? इस प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि अपराध कौन सी धारा का, कौन तो सी धारा? 307। अरे बताया ना, वो जाते कह दिया कि भाई साहब निकल लिए। Culpable तो homicide दो। not amounting to murder. एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में आप ये सोचो कि इस घटना में, जैसे आदमी तो गया, मर गया, क्या वो बच सकता था क्या? अगर वो बच सकता था तो आपराधिक मानो,
और दूसरा हत्या। अब घटना के फैक्ट क्या है कि आदमी के शरीर के वाइटल पार्ट पे चोट आई, ये जो प्रकृति के मामूली कानून में मृत्यु कारित करनी नहीं। वे आजकल की जो भी पिक्चरें आ रही है उसमें आत्महत्या करने का तरीका है, औरतें सिखाती हैं क्या कि यहाँ नस काट के फिर आराम से बेड पे सो जाओ। दिस इज वाइटल पार्ट हमारे शरीर का क्या है, क्योंकि एक बार नस कट गई अपने आप ब्लड नहीं रोकना पड़ता। ठीक। अब इस पूरी प्रॉब्लम का सार देखें तो एक आदमी के वाइटल पार्ट कटा हुआ है और हॉस्पिटल पहुंचाने में 3 घंटे का समय लगा। आदमी मरेगा या बचेगा? प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद अगर आपका दिल कह दे कि मरेगा तब तो हत्या है, और प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपका मन कह दे कि यार बच भी सकता था, कि 3 घंटे बाद में भी इतना खून होता है आदमी के शरीर में कि बच सकता था। होता है क्या इतना खून कि 3 घंटे तक आपके शरीर से खून कंटिन्यू बह रहा है और आप उसके बाद में भी बच जाओ, पॉसिबल है? तो 100% मृत्यु थी, 302 का अपराध है। देखो, ये कोई डिफेंस नहीं है कि अगर उसे टाइम पे इलाज बुलाते उपलब्ध करवा देते तो वो बच जाता। आपराधिक मानववाद की हत्या की ये डिफेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हम पूरी परिस्थिति को एक साथ लेकर के देखें। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति को एक मंजिल से गिरा दिया और मर गया, क्या होगा? आपराधिक मानववाद होगा, हत्या होगा? आपराधिक मानव। आपराधिक। कल्पेबल। क्यों? बच भी सकता था ना सर। अगर एक मंजिल से गिरवाया है तो कैसे? अगर मैंने एक बंदे को 10 मंजिल से डाल दिया तो मर्डर। तो कहने का मतलब जहां आपका मन कह दे कि यार ये बच सकता था, वहां तो हो गया आपराधिक मानव। और जहां आपका दिल कह दे गया, जाना ही था, तो अरे बात जैसे आपसे प्रॉब्लम बना के पूछता है कि एक आदमी ने खड्डा खोदा और खड्डे के ऊपर लकड़ियां बिछा दी और लकड़ियां बिछाने के बाद आदमी को गुजारा और आदमी उसमें गिर करके मर गया, तो आपराधिक मानव। लेकिन उसमें 2 सांप छोड़ दिए। अच्छा। समझ गए आपराधिक मानववाद और हत्या का अंतर? कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रॉब्लम को पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना आईपीसी की प्रॉब्लम को बिल्कुल शांत माइंड से पढ़नी है। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो 100% गलती हो, और 100% गलती का मतलब आप ऑफेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो फिर आगे फिर और भी गलतियों के चांस। तो इसलिए ऑफेंस का आइडेंटिफाई होना जरूरी। ठीक है, अब हम कहाँ थे? आ गए हम। अब अपराध हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या है? सेक्शन 300। ठीक, अपराध क्या है? सेक्शन 300। ठीक, अब 302 का आपको चार्ज लगाना है और एक वाई व्यक्ति। ठीक, तो सबसे पहले न्यायालय का नाम, इन द कोर्ट। तो कौन सा कोर्ट में 302 की ट्रायल होती है? इन द सेशन कोर्ट। न्यायालय, सेशन
न्यायाधीश। कोमा, अगर आपको जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे जयपुर दिया हुआ है, जोधपुर दिया हुआ है, बीकानेर दिया हुआ है, पिपराड़ी दिया हुआ है, तो आइडेंटिफाई नहीं करना। गांव गांव दिया हुआ है तो गांव में सेशन कोड नहीं होता। आगे बात समझ। तो अगर सेशन खंड का नाम दिया हुआ है तब तो आप यहां लिख देना, अदरवाइज डैश कर, अदरवाइज क्या कर देना, डैश कर देना। दिस इज, अगर आप लिखते हो, मान लो कि मैं भरतपुर का हूं, मैं भरतपुर लिख रहा हूं, आप जोधपुर के हो, आप जोधपुर लिख रहे हो, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है एग्जामिनर को। तो ध्यान रखना, अगर जगह का नाम नहीं दिया है तो जबरदस्ती जयपुर महानगर प्रथम मत लिखना। ठीक। फिर ध्यान रखना, चार्ज में कभी भी पीठासीन अधिकारी का नाम नहीं आता। जैसे जजमेंट में हम लिखते हैं पीठासीन अधिकारी, चार्ज पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, इसलिए चार्ज में कभी भी पीठासीन अधिकारी का नाम नहीं। अब देखो, जहां पर भी अगर वारंट केस है, वारंट केस है, तो हम लिखते हैं क्रिमिनल केस नंबर, यानी दांडिक प्रकरण संख्या। क्या लिखेंगे? दांडिक प्रकरण संख्या, यानी दांडिक प्रकरण संख्या। इसको आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, नंबरिंग नहीं डालनी है, केवल बताना है। या क्रिमिनल केस, अगर आप हिंदी के हो और आपने अगर ये सीसी नंबर लिख दिया तो कोई गलती नहीं, ये द पैसे लिखना जरूरी नहीं। आगे बात समझ, क्योंकि कोर्ट के चार्ज में भी ये हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में ही होते। ठीक है। फिर उसके बाद में, लेकिन अगर सेशन ट्रायल केस है तो हम लिखते हैं सेशन प्रकरण संख्या, यानी सेशन केस। और अंग्रेजी में लिख दिया हिंदी वालों ने तो कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं आप ये मानो कि गलती हो गई। ठीक। उसके नीचे आप लिखोगे सी सर आई, ये क्या लिखा, सेशन प्रकरण आगे से क्या शब्द है ये? उसके बाद में आता है CIS नंबर। ये कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है। एक तो हो गया रजिस्टर का नंबर, और ये कंप्यूटर में उस केस की जो एंट्री होती है ना, उसका नंबर। आगे बस केवल ये दो चीजें डालनी। क्या डालनी है? दो चीज। फिर केस का नाम, केस के नाम में आप लिख सकते हो स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक। स्टेट, गवर्नमेंट, जो मन करे। राजस्थान राज्य भी लिख सकते हो, स्टेट सिंगल स्टेट भी लिख सकते हो, और सरकार भी लिख सकते हो। लेकिन बेटर ये रहेगा आप जजमेंट राइटिंग में, क्योंकि मास्टर कॉपी चेक करेंगे, स्टेट ऑफ राजस्थान। बेटर क्या रहेगा कि आप स्टेट ऑफ राजस्थान लिखो। ठीक। फिर वर्सेस अक्यूज, फिर क्या लिखोगे? वर्सेस अक्यूज। वर्सेज या तो पूरा लिखो, बनाम लिखो, वर्सेज लिखो, या विडोट लगाओ। इस प्रकार का वर्सेज नहीं, इस प्रकार का वर्सेज विडो।
आगे बस, या तो पूरा बनाम लिख दो, वर्सेज लिख, फिर यहां केवल अक्यूज का नाम लिखना है कि सरकार वर्सेज। अगर नाम दिया हुआ है बोंडर, मुन्ना, पप्पू, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है तो आप वो लिखोगे, अदरवाइज सिर्फ नाम लिखो। ठीक। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो और कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। फिर आप लिखोगे ऑफेंस अंडर सेक्शन, फिर नेक्स्ट लिखोगे आप ऑफेंस अंडर सेक्शन, अपराध अंतर्गत धारा 302 सर भारतीय दंड संहिता। हाँ बेटा। सर ये जो वर्सेस है ये स्टेट ऑफ राजस्थान के साथ में ही लिखना है या नीचे लिखना है? बेटा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज वाई, ये तो मैंने दो नाम तो इसलिए डाले हैं कि मैं, कि अगर आप ये भी लिखते हो तो गलत नहीं है। नहीं सर, एक मेरे लाइन में कहने लिखना है सर या कि अलग स्टेट अलग ऑफ लाइन? राजस्थान से। अरे बेटा अगर आपका मन करे तो इसके बराबर में लिख दो, मन करे तो ऊपर नीचे लिख दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आगे बात समझ में कि ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सामने भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। सर क्या? सर एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे क्या? इसमें ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्या? हाँ बेटा कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। एक सर आपने ऊपर सेशन प्रकरण, उसके आगे सर क्या शब्द लिखा आपने ऊपर हिंदी में जो बेटा सेशन प्रकरण? ये सेशन प्रकरण संख्या, अगर सेशन केस है तो, अगर आपने कोर्ट का नाम क्या लिखा है जी तब तो ये सेशन, और अगर मजिस्ट्रेट लिख रहे हो तब आप जी, लिखोगे क्रिमिनल केस नंबर, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे? प्रकरण संख्या, है ना। फिर आप क्या हाँ लिखोगे? जी। आपराधिक प्रकरण। और अगर सेशन मामला है तो भी सर ये सीसी नंबर लिखा जाएगा क्या? नहीं, अगर सेशन है तो या मैंने बताया ना कि सेशन प्रकरण संख्या लिखना है, और अगर जी, अगर मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो ट्रायल है तब आप उसमें क्रिमिनल केस नंबर लिख। मतलब दोनों में से एक ही लिखना, दोनों नहीं आएंगे? अगर सेशन लिख रहे हैं तो सीसी नंबर नहीं डालेंगे हम? अरे भाई सेशन ट्रायल है तो सेशन केस नंबर, और मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो क्रिमिनल केस नंबर, दोनों नहीं डालेंगे। ये तो मैंने हाँ दोनों के ठीक है लिए बताया है कि अगर वो आए तो ये डालना है और वो आए तो ये डालना सर, पता नहीं, हमें लगा सीसी नंबर भी कोई होता होगा। है ना। फिर उसके बाद में आप हाँ। होगे आर ओ। सर आप ये फॉर्मेट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्या? क्या बेटा? नहीं, फॉर्मेट आप इंग्लिश में भी लिख देंगे क्या सर? आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी, है ना बेटा। ओके सर, ट्रांसलेशन मिल जाएगी। ओके सर। फिर आई बात समझ में। फिर यहां पर क्या होता है, चार्ज कौन लगाता है? जिसने कॉग्निजेंस लिया है, अपराध को जिसने माना है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वही तो चार्ज लगाएगा। तो चार्ज कौन लगा रहा है? मैं, सेशन न्यायाधीश। कौन लगा रहा है? मैं। जो भी जज होता है वो, तो वहां ये लिखता है कि मैं। कौन? सेशन चार्ज लगाने वाला कौन? मैं, सेशन न्यायाधीश। क्या उसका नाम आता है? उसका क्या आता है? नाम आता है। नहीं, कि यहां पर नाम जो भी है उसका नाम। फिर आता है आप, यानी आप अक्यूज, आप अभियुक्त। ध्यान रखना, कहीं मन कर जाए आपका कि अपराधी तो है तुम लिख दो, तो ध्यान रखना रिटर्न पेपर में रिगार्ड देने में कमी मत छोड़। ठीक, कि आप अभियुक्त।
अब यहां अभियुक्त की पूरी डिटेल दी जाती है। क्या दी जाती है? पूरी डिटेल कि आप अभियुक्त वाई, पुत्र, उम्र, निवास। ठीक। पर अब देखो सिंगल ऐड का है, अगर एक से अधिक है तो हम ये लिखते हैं कि निम्नलिखित चार्ज लगाएगा। 302 का ही है यह, पर आरोप लगाता हूं। क्या करता हूं? आप पर आरोप लगाता हूं। क्या आरोप लगाता हूं? कि दिनांक, दिनांक आपको प्रॉब्लम में दी हुई होती है। एग्जामिनर प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? दिनांक। नहीं, फिर समय, दिनांक, समय 11 AM। विक्रम चाबी है तेरे पास? ग्यारह AM पर स्थान। अब देखो एक चीज मेरी बात समझो, जिसे हम चार्ज पढ़ते हैं तो चार्ज में आता है कि अपराध के तरीके का वर्णन कब करते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि विक्रम ने चोरी की दिनांक इतनी तारीख को, तो आप तरीका पूछोगे क्या कि किस तरीके से की? पूछोगे? सर जब नहीं। आरोप की विशिष्टता से पता ना लगे तब प्रीति बता। आई मेरी बात समझ? जैसे मैंने ये कहा कि भाई एक्स ने वाई के साथ में लूट की, तरीका बताना जरूरी है। मैंने कहा कि एक्स ने वाई के साथ चीटिंग की। अब आपके दिमाग में जरूरी है। क्या क्वेश्चन अराइज हुआ है? बताना पड़ेगा। स्पीकर बंद चीटिंग कैसे? कर, स्पीकर ऑन है? अब आपका दिमाग ये काम कर रहा है ना यार, कैसे? मैंने कहा कि एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया। अब पूछोगे तरीका, नो सर। लेकिन आपने क्या लिखा कि 11 बजे। मरा कितने बजे है? 2 बजे। तो आप ये कह रहे हो कि वाई ने उसका क्या किया है? मर्डर किया है। वाई ने क्या किया है? उसका मर्डर किया है। अगर मान लो वो डायरेक्ट मार देता तब तो आपको कुछ नहीं लिखना था, तब तो आप ये लिख देते कि इस स्थान पर वाई की क्या की? मृत्यु कारित करके मर्डर कारित किया, क्योंकि मर्डर का तरीका बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये कहते हैं कि 11 बजे मार दिया, तो आदमी तो 2 बजे तक जिंदा है। उस सिचुएशन को कहां लेके जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में तरीका बताना जरूरी है। ऐसी स्थिति में क्या जरूरी है? तरीका बताना। आ रही मेरी बात समझ में? क्या तरीका है समझना। भाई ऐसी स्थिति में क्या जरूरी है? तरीका बताना जरूरी है। और तरीका क्या है? तो भाई इसने 11 बजे स्थान पर एक्स के हाथ पर चाकू से चोट कारित की
और उसके शरीर से हाथ से क्या हुआ, रक्त स्त्राव हुआ, इस कारण वो 2 बजे मर गया। भाई ड्यूरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा कार्य और परिणाम के बीच में, तो उस ड्यूरेशन का गैप तो बताना पड़ेगा। जैसे आप ये सोचोगे आप अक्यूज हो भाई, और मैं कोर्ट ये कह रहा हूं कि आपने 11 बजे से चक्कू मार करके मार दिया, तो साहब 11 बजे का मरा, वो तो 2 बजे मरा है, तो इस हिसाब से तो मैंने अपराध किया ही नहीं। भाई मैंने तो चक्कू 11 बजे मारा था, मरा तो 2 बजे है, और आप ये कह रहे हो कि आपने 11 बजे मर्डर कर दिया। ये बात तो नहीं देखी। तो आ रही मेरी बात समझ में कि तरीका कब बताना जरूरी होता है। अगर मान लो चक्कू मार के मर्डर कर देता तो तरीका बताने की जरूरत नहीं है कि चक्कू मार के मर्डर कर दिया, आप सीधा लिख देते दिनांक इतनी तारीख को उसकी मृत्यु कारित करके क्या किया, हत्या का अपराध। लेकिन अब ये जो टाइम पीरियड है उसको तो कवर करोगे। आ रही बात समझ में तरीके में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये आरजेएस में आई हुई प्रॉब्लम है ना। 11 बजे स्थान पर एक्स के हाथ पर चाकू से वार करके चोट पहुंचाई। ये मत लिखना हाथ काट दिया, क्या किया, चोट पहुंचे। हाथ काटने का मतलब तो भाई जनरल नॉलेज की भाषा में तो हाथ कटने का मतलब क्या हुआ, हाथ अलग हो गया। यहाँ पे केवल चोट आई है ना। चोट पहुंचाई जिसमें अत्यधिक, अब ध्यान रखना डिफेंस को लेने की जरूरत नहीं है कि 2.5 घंटे पहले बाद में पहुंचा है, जिससे अत्यधिक रक्त स्त्रावित, ब्लड फ्लो है ना, स्त्रावित होने के कारण समय 2 PM पर उसकी मृत्यु कारित करके हत्या का अपराध। आगे बात समझ, क्या किया, हत्या का अपराध किया। और आपका ये कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में पनिशेबल है और मेरे संज्ञान में है। और मेरे संज्ञान में कॉग्निजेंस। अतएव द्वारा मैं निर्देश देता हूं कि इस न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के लिए आपका विचारण करें।
पैराग्राफ चेंज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन का स्पेस मत रखो ना, पैरा चेंज कर दो बस। सर हाँ इसमें जजमेंट की तरह साइड में स्पेस छोड़ना है क्या? बेटा, वो क्या है कि आजकल एग्जामिनर आपको जो कॉपी देते हैं ना, उसके जी दोनों साइडों में स्पेस देने लग गए, है ना। ठीक है सर। तो वो आपको दिक्कत खत्म हो गई, है ना। ठीक। फिर उसके बाद में सर बीच बीच में लिखते जाए, है ना। नहीं, अभी क्या है कि एग्जामिन में जो कॉपियां आती है ना एग्जाम के अंतर्गत, जैसे एडीजे का पेपर हुआ, एडीजे के जी। पेपर में इधर भी खाली जगह थी और उस साइड भी खाली हाँ। जगह, और बीच बीच में लाइनें थी। तो कहने का मतलब जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो हो जाता है, दोनों कॉर्नर्स। हाँ बिल्कुल। फिर हस्ताक्षर, सेशन, न्यायाधीश, न्यायालय, सेशन, न्यायाधीश। कौन करे? क्यों, वो उसका ठेका है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। खुद भी करेगा तो भी, यानी मैं डायरेक्शन देता हूं कि यह न्यायालय, यह न्यायालय का मतलब अगर मैं हूं तो मैं, और मैं चला जाऊं तो दूसरा। अगर वो कहे कि मैं ही करूंगा, तो फिर उसके जाने के बाद दूसरा कहां से करेगा? हाँ, हो गया। फिर ये हस्ताक्षर। फिर सर इसके एक बार हम नीचे कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। ओके सर, हो गया। हो गया क्या? अब देखो, जब भी चार्ज फ्रेम होता है, ये चार्ज कंप्लीट नहीं। चार्ज कंप्लीट ये होता है जब अक्यूज के क्या आ जाते हैं, काउंटर स्टेटमेंट। कब आ जाते हैं? जब अक्यूज के काउंटर स्टेटमेंट आ जाते हैं तब। आरोप का मतलब क्या होता है? आरोप का मतलब सीआरपीसी है औपचारिक आपके पास? दोषारोपण। सीआरपीसी, औपचारिक दोषारोपण। सीआरपीसी है 228 को पढ़ो, 228 सीआरपीसी को पढ़ो। क्या दे रखा है? सर यदि न्यायालय कोई आरोप विरचित करता है तो उसको पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा। आगे बात समझ। आरोप कब पूरा होता है? जब सामने वाले को पढ़कर सुनाया और समझाया। इसलिए ध्यान रखना, काउंटर स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ चार्ज। चार्ज कब पूरा होता है? जब पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है। भाई रिटर्न में होता है, अब इसको पढ़ करके सुनाया और समझाया जाता है, और इसके नीचे आता है, इसको बोलते हैं हम काउंटर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। क्या बोलते हैं? यानी अभियुक्त का प्रतिकथन। फिर उसके नीचे अपन क्या लिखेंगे? अभियुक्त का प्रतिकथन, काउंटर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। अब देखो, काउंटर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज दो टाइप से होता है।
एक परीक्षा के हिसाब से और एक कोर्ट के हिसाब से। कोर्ट के हिसाब से ये है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है क्यूज को, कि मैंने आपको जो आरोप सुनाया क्या आप समझ गए क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आंसर होता है, वो कहता है हाँ समझ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप आरोप स्वीकार करते हो या ट्रायल, है ना, अन्वीक्षा चाहते, ट्रायल चाहते हो या आप ये अन्वीक्षा चाहते हो। आंसर अस्वीकार और अन्वीक्षा चाहिए। ठीक, ये तो एक ऑप्शन हो गया। अरे कहाँ गया? ये दो क्वेश्चन वाला तो आपके पास में एक ऑप्शन हो। और इसके नीचे फिर क्या होता है, वही दोनों क्वेश्चनों के नीचे हस्ताक्षर सेशन न्यायाधीश और उसके नीचे न्यायालय सेशन न्यायाधीश और उसके नीचे न्यायालय सेशन न्यायाधीश। आगे और यहां होते हैं अभियुक्त के हस्ताक्षर। यहां पर क्या होता है, अभियुक्त के हस्ताक्षर। ये सर तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, या फिर आप सिंगल में लिखना चाहो, एक वर्ड में, एक लाइन में, तो आप लिख सकते हो कि मैंने अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया। और अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहिए। और वही हस्ताक्षर। अगर आप सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो तो ये लिख दो, और अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो लिख। ये दोनों ऊपर आपके ऊपर है, कहीं गलत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, कि आपको लग रहा है कि अपन ठाले बैठे हैं क्या करेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन आंसर में से डालो। और आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे को तो एक लाइन में निपटाना चाहिए, तो फिर आप इस टाइम, दोनों ठीक है। नहीं, बात सर वही है। ये जो हाँ बेटा, सर ये जो एक लाइन वाला हम लिखेंगे तो उसमें ये हस्ताक्षर एक लाइन छोड़ के ही लिखना है या फिर बेटा जो ये कंटिन्यू? जैसे ये परफॉर्म आ गया, अब ये बस इसी में एक तो लाइन में है और दो लाइन में वो परफॉर्म है बस। नहीं मतलब सर इसके नीचे लाइन तो नहीं छोड़नी ना हस्ताक्षर के ऊपर? हाँ, और अब नहीं नहीं छोड़नी, है ना। हस्ताक्षर ओके की सर। जगह तो छोड़ोगे ना बेटा, एक लाइन तो छोड़ोगी। हस्ताक्षर कहाँ करेगा? ओके सर। हस्ताक्षर के लिए तो जगह छोड़ो, है तो ना। मतलब दो लाइन छोड़ के लिख सकते हैं एक सर? लाइन छोड़ दो ना, हस्ताक्षर कर लेगा।
नहीं, ठीक है सर। वो लाइन छोड़ दो, है ना, हस्ताक्षर के ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, और दो छोड़ दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये देख लेना कॉपी में जगह हो। क्या, साइन बिल्कुल मत कर देना, साइन बिल्कुल भी मत कर देना, साइन बिल्कुल भी मत कर देना। तो देखो एक प्रॉब्लम थी, हमने एक चार्ज पढ़ा, चार्ज में क्या क्या आता है, ये हमने एक मोटा मोटा सा एक परफॉर्मा देखा कि भाई इस प्रकार से चार्ज बनता है। ठीक, चार्ज का लो क्या है। अब देखो चार्ज ये तो क्या था, चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले क्या था, एक व्यक्ति था मारने वाला, अपराध भी कितना था, एक, यानी एक ऑफेंस और एक चार्ज का हेड। ठीक, अब जैसे मान लीजिए सपोज करो कि चार्ज की एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपके घर में घुसा, आपका गेट तोड़ा, अंदर घुस के बाइक चोरी की और चला गया रात को, क्या अपराध हुआ। रात्रि गृह भेदन। भाई सबसे पहला अपराध तो हुआ 457, अभी नौकरी लग जाना, वो IBNS में वो सब क्लोज 2 और 3 वो बहुत बुरे बुरे लिखने पड़ेंगे, डकैती में 309 का 4, बहुत कुछ सही, 34 का चार्ज के अंतर्गत भी वो 5 लगानी पड़ती है 3 का 5, आ गई बात समझ में, तो बहुत बुरे बुरे है, तो अभी नौकरी लग लेना नहीं BNS में। तो 457, 380, 427 IPC का अपराध किया। आदमी कितने, एक, तो एक व्यक्ति एक से अधिक है, सिंगल व्यक्ति एक से अधिक है। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन, एक प्रॉब्लम है RGS में आई हुई है कि एक विवाह के अंतर्गत एक व्यक्ति खाना खा रहा था, तो एक बाप बॉन्डर और अपने 2 बेटे पप्पू और मुन्ना को लेकर के पहुंच गया और उस आदमी को मार दिया, मधु को। तो मारने वाले कितने, कितने, 3, मारने वाले कितने हैं, 3, तीन। और काम एक। और सपोज करो ये चोरी करने के लिए और मैं अनवर साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, है, अरे मेरी बात समझ। तो अब कितने आदमी, 2 आदमी, और अपराध 2 से ज्यादा। तो कहने का मतलब चार्ज 4 टाइप से बनता है। पहला, एक व्यक्ति एक चार्ज, दूसरा एक व्यक्ति एक से अधिक चार्ज, तीसरा 2 व्यक्ति एक चार्ज, फिर 2 से अधिक व्यक्ति 2 से अधिक चार्ज। आगे बात समझ। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि चार्ज में आपको सिंगल खुला चार्ज कम देता है, तो वो आपको क्या करता है, ज्वाइंट लाइबिलिटी के साथ चार्ज करवा, किसके साथ में, ज्वाइंट लाइबिलिटी के साथ। 120, जैसे मान लीजिए ज्वाइंट लाइबिलिटी के सेक्शन कौन कौन से हैं IPC में, देखो सेक्शन 34, 149। फिर 109, 114, 115, 116, 117, है ना, सॉरी 159। 120B। फिर उसके बाद में आपका 149, 395, 460,
ये धाराएं हैं जिनमें ज्वाइंट लायबिलिटी का सेक्शन लगता है, यानी जब चार्ज लगता है तो ज्वाइंट लायबिलिटी इन सेक्शनों में क्या होती है, जुड़ती सर 109 के बाद क्या है? 114? क्या? 109 के बाद 114 है क्या सेक्शन? हाँ 114। ये क्या है? ज्वाइंट लायबिलिटी के सेक्शन है जो चार्ज के साथ अटैच होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने और विक्रम ने षड्यंत्र किया, मैंने और विक्रम ने एक प्लान बनाया कि हम दोनों कल बैंक लूटने जाएंगे। ठीक है, हमने क्या अपराध किया? क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस। फिर हम दूसरे दिन बैंक लूटने चले गए, बैंक लूट लाए। अब हमारे सेक्शन 34 की लायबिलिटी आएगी कि 120 बी की लायबिलिटी आएगी? 120B। तो 34 की आएगी। 34 की। क्यों? आई मेरे पास? तो कॉमन एक इंटेंशनल। बार चार्ज पढ़ने से पहले हम ज्वाइंट लायबिलिटी देख लेते आईपीसी, जिससे चार्ज फ्रेम करने में ये धारा, कौन सी धारा लगेगी, तो इसकी ज्वाइंट लायबिलिटी की, वो एक बार सीखे कि 120 बी कब लगेगी, 34 कब लगेगी, 149 कब लगेगी। आ गई मेरी बात समझ? इन धाराओं में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम ज्वाइंट लायबिलिटी कर लेंगे। जैसे मान लो वो बॉन्डर पप्पू मुन्ना है, अब उन्होंने अपराध किया है 302 का, तीनों ने मिल करके, और अब लिख में हम 34 लगा रहे हैं। 34 क्यों लगा रहे हैं, 120 भी क्यों नहीं लगा रहे? अरे मेरे पास, षड्यंत्र मिलता सर उनका। सबसे पहले हमने चार्ज देख लिया। अब हम एक से अधिक हेड का चार्ज करने से पहले, सीखने से पहले, चार्ज को सीखने से पहले आईपीसी के जब तक ये सेक्शन हमें ढंग से नहीं आएंगे हम कोई चार्ज नहीं लिख सकते। तो आईपीसी में कल इन सेक्शनों को एक बार आप रिवीजन करिए आना, पढ़िए आना। फिर हम कल ज्वाइंट लायबिलिटी देखेंगे कि कौन से सेक्शन का यूज कहाँ होता है। और ये ध्यान रखना, ये केवल चार्ज में ही काम नहीं आएगा, जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम के आंसर में भी काम आएगी। आगे बात है। तो कल ये ज्वाइंट लायबिलिटी के जो सेक्शन मैंने आपको लिखा है, एक बार आईपीसी से आपकी नजर से देखिए ना, फिर मैं मेरी नजर से दिखाऊंगा आपको, है ना? सर हाँ, सर ये जैसे अपन ने शुरू में लिखा है कि सेशन केस नंबर, अगर ये मजिस्ट्रेट ट्रायल होता तो यहाँ क्या लिखते हम? अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, केवल एक परफॉर्मा बताया है, सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, है ना? ठीक। कल हम ठीक ज्वाइंट सर। लायबिलिटी सीखेंगे। एक चार्ज देख लिया, अब ज्वाइंट लायबिलिटी में चार्ज कैसे बनता है, पहले ज्वाइंट लायबिलिटी सीखे वो चार्ज, फिर चार्ज के सारे परफॉर्मेंस सीखेंगे, स्पेशल एक्ट का कैसे बनता है वो सीखेंगे, है ना? चल, जी सर, थैंक यू। सर इंग्लिश वर्जन प्लीज भिजवा देना ग्रुप अब वो में। मैं भिजवा दूंगा बेटा आपको, है ना, सुबह। थैंक यू सर।